हमारे चैनल दृष्टि फार्मा में आप सभी का स्वागत है। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अपने 12 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। फार्मास्यूटिक्स के लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस है, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला। जैसे ही ये भी कवर हो जाते हैं तो मैं इनके प्रॉपर क्वेश्चंस के साथ जो नोट्स है, आंसर्स है इनके, मैं वो अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम के चैनल पे, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो सिर्फ वीडियोज को सोचता है कि यार बस देख लिया मेरा काम हो गया, ऐसे मत करो, डीमोटिवेट हो जाता है इससे बनाने वाला वीडियोस जो भी बना रहा है, तो आप सब्सक्राइब करो ताकि मैं और अच्छे से मेहनत करूं इस पे। ठीक है, तो मैं ये बताऊंगी कि अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उससे पहले मैं एक और बात बता दूं कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के भी नोट्स हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल है। मैंने वीडियो इतनी नहीं रिकॉर्ड करी है जितनी मैंने वहां पे नोट्स को अवेलेबल किए हैं, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्लासीफाई ब्रीफली इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट विद एग्जाम्पल। तो अब हमारे 12 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जिन्हें हमें कवर करना है। तो ये कहता है इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है, चैप्टर 5 से आया हुआ क्वेश्चन है, उसे क्लासीफाई करो और एग्जाम्पल्स के साथ बताओ। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पूरा ही कवर कर लेंगे, है ना, तो हमारे लिए इजी रहेगा। तो देखो, जैसे इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ये क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे थिंग्स हैं, ऐसी चीजें हैं जो इम्यून सिस्टम को इंक्रीज कर रही है। एनहांस का मतलब होता है बढ़ा रही है ना, इम्यून सिस्टम के जो रिस्पॉन्स है उसको बढ़ा रही है। इम्यून सिस्टम में क्या होता है, कुछ नहीं होता, घबराओ मत, कि एक तरीके से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देना। यानी कि कोई भी डिजीज अगर हमारे अंदर एंटर करी है, आ गई है, तो हमारे अंदर क्या होगा, एंटीबॉडीज बनेंगी उसके लिए, और जो एंटीबॉडीज हमारी जो भी डिजीज बैक्टीरिया से हो रही है उनसे लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ा देंगी। तो यही क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स है। तो इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट इन्हीं को बढ़ा देंगे, है ना, इसीलिए हम ये दे रहे हैं। कोई भी डिजीज हो गई है तो ये प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं, और इनको इस तरीके से डिजाइन किया है, बनाया गया है ताकि प्रिवेंट, रोक सके या फिर इलाज कर सके किसके लिए, इन्फेक्शन अगर हो गया है इम्यून सिस्टम फंक्शन के से रिलेटेड। जैसे कि मैं बताती हूँ, जैसे इम्यून सिस्टम को सबसे ज्यादा वीक कौन करता है, जैसे कैंसर जैसी बीमारी हो गई, एड्स हो गया, इससे हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो बिल्कुल लो हो जाता है, खत्म हो जाता है, जिससे बॉडी जो है लड़ ही नहीं पाती है बिल्कुल भी। तब हमारे ये प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। इसमें आता है सीरा, वैक्सीन्स, टॉक्सोइड्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोब्युलिन्स हो गए हमारे, जिसमें इम्यूनोग्लोब्युलिन्स जी हो गया, इम्यूनोग्लोब्युलिन एम, इम्यूनोग्लोब्युलिन ए। बट हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 3 को कवर करना है, सीरा, वैक्सीन्स और टॉक्सोइड्स के बारे में। तो चलो थोड़ा बहुत देखते हैं इनके बारे में भी। तो सीरा क्या है, सीरा रेफर्स टू ब्लड प्लाज्मा फ्रॉम विच क्लॉटिंग फैक्टर्स हैव बीन रिमूव्ड। जिसमें से ब्लड प्लाज्मा, जिसमें से हमने अपने ब्लड सेल्स को भी हटा दिया, क्लॉटिंग फैक्टर्स हटा दिए, तो बचा क्या, यानी कि जो अब बच गया है, प्रोटीन, एंटीबॉडीज, ये सभी क्या होती है, सीरा होती हैं। ठीक है, फॉर इम्यून रिस्पॉन्स के लिए और डिजीज को पहचानने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए। तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है फीटल बोवाइन सीरम। ये हमारा काव के सीरम से बनाया जा रहा है, तो इसका नाम फीटल बोवाइन सीरम हो गया, काव के बच्चे से। ठीक है, इसलिए फीटल बोवाइन हो गया। ह्यूमन सीरम हो गया एक, है ना। और मैन्युफैक्चरिंग मेथड, अब इस सीरा को बनाने के तरीके होते हैं। देखो, सबसे पहले हमें कलेक्ट करना है, ब्लड को हमने निकाल लिया डोनर से जो भी दे रहा है, वाया वेनी पंचर, यानी कि वीन में पंचर करके, है ना, वीन के थ्रू, वीन में इंजेक्ट करके हमने क्या करा, ब्लड को निकाल लिया। ठीक है, वीन से। ठीक है, वीन पंचर करके। उसके बाद हमने क्या किया, प्रोसेसिंग की। अब हमने ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया, यानी कि इतना उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाई कि वो बिल्कुल बाहर की साइड में क्या हुआ, हमें सीरम जो है अलग मिल गया, किससे, ब्लड सेल से और क्लॉटिंग फैक्टर से। तो ये हो गई प्रोसेसिंग हमने, यानी कि यहाँ पे अब सीरा को बना लिया है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन में क्या होता है मेनली हमारा, कि हमें यहाँ पे अपने जो हमने सीरा तैयार किया है उसको हर पैथोजन, यानी कि जो डिजीज कॉज कर सकते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, इन सबको हम उसमें से रिमूव करेंगे थ्रू फिल्ट्रेशन से, या हीट प्रोसेस का यूज करके, या ऑटोक्लेव का यूज करके हमने स्टरलाइजेशन कर लिया। फिर उसके बाद स्टोरेज कर देते हैं। सीरम इज स्टोर्ड इन स्टेराइल कंडीशन कंटेनर एट लो टेम्परेचर। इनको सीरा वगैरह को, या सीरम बोल दो, इसे स्टोर किया जाता है स्टेराइल कंटेनर्स में, कम लो टेम्परेचर पे, ताकि हम इसके अंदर की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को बचा सके जब तक हम इसे यूज में लेकर आएंगे डायग्नोस्टिक के लिए। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं था, कलेक्शन किया, प्रोसेसिंग करी, स्टरलाइजेशन कर दिया और स्टोरेज कर दी इसकी। ठीक, उसके बाद आ जाता है वैक्सीन्स के बारे में। वैक्सीन्स क्या है, बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जो कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी को प्रोवाइड करती हैं, देती हैं, यानी कि जो हमें बाय बर्थ नहीं, जो हमें आफ्टर बर्थ मिलती है, टू ए पर्टिकुलर डिजीज, जो हम बाहर से देते हैं। पर्टिकुलर डिजीज के लिए एक इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देती है वैक्सीन। कैसे, बाय स्टिमुलेटिंग, बाय यानी कि उसको चला के, किसको, इम्यून सिस्टम को अच्छा करके, अच्छे से चला के, ताकि
पैथोजन कोई भी अगर डिजीज हो रही है, कोई भी बैक्टीरिया एंटर कर रहा है बॉडी में, तो उसको पहचान सके। ठीक है, ये होते हैं हमारे वैक्सीन का काम। उसके बाद आ जाती है इसकी भी क्लासिफिकेशन। तो देखो कौन कौन सी होती है। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, यानी कि जिसमें वीक फॉर्म होती है लाइव वायरस की, बैक्टीरिया की, जो हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा करेंगी, जो जिससे बीमारी हो रही है उसी से ही हमने क्या करा है, वैक्सीन बनाई है। जैसे हमारी एंटीबायोटिक्स भी ऐसे ही बनाई जाती है। तो ऐसे ही लाइव है, यानी कि थोड़ा लाइव फॉर्म है वायरस की, तो उससे हम जो वैक्सीन बनाएंगे उसका नाम क्या होगा, मीजल मम्स रुबेला वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, MMR वैक्सीन और ओरल पोलियो वैक्सीन, ये दोनों हो जाती है। उसके बाद होता है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, जैसे कि किल्ड वायरस होगा इसके अंदर, इनएक्टिवेटेड बोल दो या किल्ड वैक्सीन के नाम से जान दो। किल्ड वायरस या बैक्टीरिया होगा जो कि रेप्लिकेट अब नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल है इसका इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन, IPV, या फिर हेपेटाइटिस A वैक्सीन। उसके बाद थर्ड है हमारी सब यूनिट वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन भी बोलते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी बैक्टीरिया या वायरस जो भी हम ले रहे हैं उसका एक स्पेसिफिक प्रोटीन या एंटीजन को निकाल लेते हैं, उससे फिर हम वैक्सीन तैयार कर लेते हैं। उसका एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस B वैक्सीन। हेपेटाइटिस A हमारी किल्ड वैक्सीन है और सब यूनिट या रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन हमारी हेपेटाइटिस B है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाती है कौन सी, टॉक्सोइड वैक्सीन। टॉक्सोइड वैक्सीन जो होती है, टॉक्सिन है जिसको हम क्या कर देते हैं, इनएक्टिवेटेड कर देते हैं। टॉक्सिन भी बैक्टीरिया वायरस से ही निकल रहा है, तो इसका एग्जांपल हो जाता है क्या, डिप्थेरिया टॉक्सोइड वैक्सीन कंटेनिंग वैक्सीन, या फिर टिटनस की, टीटी का वैक्सीन सुना, टीटी का इंजेक्शन लगवा लो तो वो टिटनस टॉक्सोइड वैक्सीन होती है। DNA एंड RNA वैक्सीन, अब हम क्या करेंगे, जो बैक्टीरिया वायरस जो भी है उसका RNA है या फिर DNA है, उसको हमने निकाल लिया है और वो क्या कर रहा है, वो ही एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ा रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। तो DNA RNA वैक्सीन हो गई वो। जैसे कि अब देख रहे हो कोविड की जो वैक्सीन आई है वो हमारी DNA और RNA से बनी है, COVID-19 mRNA वैक्सीन। अब इनका मैन्युफैक्चरिंग मेथड भी देख लेते हैं, इसको हम बनाएंगे कैसे। सबसे पहले एंटीजन को सिलेक्ट करना है। देखो एंटीजन कुछ नहीं है, एक टाइप का प्रोटीन है जो क्या करेगा, जिसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स हमारा बढ़ेगा और हमारी एंटीबॉडीज बनेंगी जो फाइट करेंगी किसी भी पैथोजन या डिजीज के अगेंस्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एंटीजन को क्या करा, चूज कर लिया फ्रॉम दी पैथोजन। पैथोजन वो होते हैं जो डिजीज को करते हैं, जो डिजीज कॉज करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी। दैट विल इंड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स, ये क्या करेंगे, इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ा देंगे, इम्यूनिटी को बढ़ा देंगे। फिर प्रोडक्शन में क्या होगा, अब हम ग्रो करवाएंगे अपने पैथोजन को। ग्रो करवाया किसके लिए, या फिर जब लाइव एटेन्यूएटेड बना रहे हैं तो उसके लिए भी पैथोजन को ग्रो करवा लो, या फिर रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बना रहे हैं तो हम वहां पे भी क्या करेंगे, पैथोजन को वहां पे ग्रो करने देंगे, उगने देंगे, बढ़ने देंगे, है ना। ग्रो मतलब बढ़ने देंगे वहां पे। फॉर्मुलेशन अब कंबाइन कर देंगे। अब हमें प्रॉपर बनाना है, तो जो एंटीजन को ग्रो करने दिया हमने, है ना, फिर हमने कंबाइन कर दिया एंटीजन को और अलग से एडिटिव्स डाल के। एडिटिव्स क्या करेंगे, उसके शेल्फ लाइफ को बढ़ा देंगे, उसकी दिक अपीयरेंस को बढ़ा देंगे, और स्टेबलाइजर डाल दिया ताकि वैक्सीन हमारी तैयार हो जाए बन के। ठीक है, एंटीजन सिलेक्शन करा, प्रोडक्शन करा, फॉर्मुलेशन करा, उसके बाद स्टेरलाइजेशन एंड प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफाई कर देंगे वैक्सीन को ताकि उसमें से इम्प्यूरिटीज निकल जाए, और स्टेरलाइज कर देंगे ताकि सेफ्टी बनी रहे। फिर फिल एंड फिनिश, उसके बाद फिल द प्यूरिफाइड वैक्सीन इनटू वायल्स में हमने फिल कर दिया है अंडर स्टेराइल कंडीशन, देन लेबल कर दो और पैकेज कर दो। ये था, फिल कर दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल भी जरूरी है, तो अब हम इसको क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, सेफ्टी, एफिकेसी, पोटेंसी, प्योरिटी को चेक करने के लिए हम टेस्ट करेंगे। स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज वैक्सीन जो होंगी अंडर कंट्रोल कंडीशन में हम स्टोर कर देंगे, और फिर जैसे ही जरूरत पड़ेगी तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स तक पहुंचा देंगे हम। ठीक है, हॉस्पिटल्स में जहां जहां पे जरूरत है वहां पे, फार्मेसीज में। फिर अब थर्ड है हमारा इसके अंदर टॉक्सोइड्स, जो हमारे सिलेबस में भी है। तो देखो टॉक्सोइड्स जो है ना, ये भी हमारा किसका, वैक्सीन्स का ही एक टाइप होता है। तो उसमें भी अब सोचो वैक्सीन्स का ही टाइप है तो मैन्युफैक्चरिंग मेथड भी सेम लगेगा, तो तभी हमने अलग से इसमें नहीं लिखा है। टॉक्सोइड्स क्या है, हमारे वैक्सीन्स है जिनको हम किससे बना रहे हैं, टॉक्सिन से बना रहे हैं। और वो टॉक्सिन हमारा कहाँ से निकल रहा है, बैक्टीरिया या वायरस यानी कि जर्म से या पैथोजन से, दैट हैव बीन वीक, जो बहुत कमजोर हैं, कमजोर बना दिया गया है उनको, सो दे कैन नॉट कॉज इलनेस, ताकि ये कोई किसी भी प्रकार की बीमारी ना कॉज कर सके। दे हेल्प, बस ये क्या मदद करते हैं, बॉडी को इम्यूनिटी देते हैं अगेंस्ट द डिजीज, इम्यूनिटी को अच्छा बना देते हैं। एग्जाम्पल है इसका डिप्थेरिया टॉक्सोइड, टिटनस टॉक्सोइड। तो हमारी एक्टिव या फिर लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, उसका एग्जांपल हमने क्या देखा, ओरल पोलियो वैक्सीन, मीजल मम्स रुबेला वैक्सीन, ये इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। फिर सेकंड हमने जो हमारी किल्ड वैक्सीन या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है उसमें देखा हमने कि इनएक्टिवेटेड ओरल पोलियो वैक्सीन, या फिर कौन सी हमारी
ओरली इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, और एक और थी हेपेटाइटिस ए वैक्सीन। फिर हमने रिकॉम्बिनेंट या सब यूनिट वाली देखी जो थी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, ठीक है। फिर डीएनए आरएनए में हमने कोविड-19 वाली वैक्सीन देखी थी। तो हमने उसकी टेस्टिंग के साथ इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। हालांकि इस क्वेश्चन में सिर्फ क्लासिफिकेशन पूछा था, बट मेरा काम था कि मैं आपको यहाँ से प्रॉपर करा दूँ, ठीक है। और इससे क्या हमारे नोट्स भी प्रिपेयर हो गए हैं। तो चलो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लासीफाई द नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। क्या क्लासीफाई करना है? नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम विद एग्जांपल के साथ, और राइट द एडवांटेजेस ऑफ नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो चलो क्लासिफिकेशन से पहले इनकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि ये होते क्या हैं। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसको एक तो न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी बोला जाता है। ये एक एडवांसमेंट होती है, देखो एक मॉडर्न डोसेज फॉर्म है। और जो हमारी टैबलेट ये सब यूज हो रहे हैं, कैप्सूल, ऑइंटमेंट, गार्गल्स, एलिक्सर, सिरप्स, ये सब कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म होती है जो पुराने टाइम से चलती हुई आ रही है। अब हमने कुछ चेंजेस कर दिए हैं इनमें, जिससे हम क्या कह रहे हैं, न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ड्रग को बॉडी में डिलीवर करने का नया तरीका इस न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम। मॉडर्न डोसेज फॉर्म है, रेफर्स टू नई अप्रोचेज हैं, नई फॉर्मुलेशन है, नई टेक्नोलॉजीज हैं, नया सिस्टम है जो कि यूज कर रहे हैं डिलीवर करने के लिए ड्रग को, है ना, इन कंट्रोल्ड एंड टारगेटेड मैनर में हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। कंट्रोल मैनर में यानी धीरे धीरे एक बार में एक ही डोज दी है वही हमारी बॉडी में कंट्रोल मैनर में, यानी कि इतनी डोज तब हमारी रिलीज होगी, इतनी डोज तब, और टारगेटेड ऑर्गन पे जिस पे काम करना है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारी ड्रग है उस पर हमने पॉलीमर की कोटिंग कर दी है। पॉलीमर जो सेम यूनिट से मिलकर के एक मोनोमर्स से मिलके बन जाए, वो पॉलीमर है काफी सारे से। तो बायोकम्पैटिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए पॉलीमर की, और बायोडिग्रेडेबिलिटी की, बॉडी में जाने के बाद टाइम पे वो डिग्रेड हो जाए, है ना। पॉलीमर जब खराब होगा, रप्चर होगा, तभी हमारी ड्रग बाहर निकलेगी, ठीक है। तो ये है न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब इसकी हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। देखो इसकी क्लासिफिकेशन, जिसमें क्या है, सस्टेन्ड एंड कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी, है ना। तो इसमें ड्रग को मेंटेन किया जाता है ब्लड में, टिश्यू में फॉर एक्सटेंडेड, लंबे पीरियड तक। सस्टेन मतलब रखे रखना बॉडी में, है ना, ड्रग को। तो ऐसे हमारे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, ट्रांसडर्मल पैचेस। पेरेंट्रल कंट्रोल रिलीज, यानी कि ड्रग को हमने इंजेक्ट कर दिया है ब्लड में, कंट्रोल मैनर में, हर जगह पे हमें कंट्रोल मैनर लिखना है, और तरीका सेम वही है ना, कि पैरेंट्रल है तो इंजेक्ट करेंगे। अब उसके बाद और सेकंड हमारे देखो माइक्रो एनकैप्सुलेशन, तो हमने एक्टिव ड्रग जो है उसकी कोटिंग कर दी है ना, बाय वेरी स्मॉल, एक कैप्सूल बाहर से कवर कर दिया, जैसे कि जिलेटिन के कैप्सूल हो जाते हैं हमारे। फोर्थ क्या है, बकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। डिजायर ड्रग डिलीवर करवा दी है हमने बकल म्यूकोजल मेम्ब्रेन पे, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरिन की, जैसे एंजाइना वगैरह हो गया है ना, कि हार्ट से रिलेटेड डिजीज है, तो वहाँ पे हम तुरंत हमें ये दे देंगे नाइट्रोग्लिसरिन बायोएडहेसिव टैबलेट, तो वो कंट्रोल मैनर में हमारी ऑर्गन तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये है बकल यानी कि माउथ से जो दे रहे हैं, माउथ से बकल म्यूकोजल मेम्ब्रेन में। ट्रांसडर्मल जो हमारी स्किन पे दी जाएगी कंट्रोल रेट में, है ना। ट्रांसडर्मल वर्ड किसे होता है, स्किन के अंदर जो दी जा रही है, ट्रांसडर्मल पैचेस दिए जाते हैं। ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम, यानी कि जो आई में ड्रग डिलीवर कर रही हो रही है कंट्रोल रेट में, इम्प्लांट्स होते हैं वो हमारे। पल्मोनरी, देखो जो लंग्स में डिलीवर हो रही है एट अ कंट्रोल रेट, तो मीटर डोज इनहेलर हो गया। नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो हमारे नेजल रूट यानी नेजल स्प्रे, नेजल पंप, जेल वगैरह जो हमारे नेजल यानी नोज के थ्रू दी जा रही है कंट्रोल्ड रेट में, ठीक है। उसके बाद इंट्रा यूट्राइन ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो ड्रग प्लेस करी जाएगी, रखी जाएगी यूट्रस के अंदर एक कंट्रोल मैनर में। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जो हमारी अपर जीआईटी में जाएगी टू इंक्रीज बायो अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। बायो अवेलेबिलिटी वो होती है कि किस रेट तक जो है, किस एक्सटेंट तक हमारी ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है ब्लड में जाके, तो वो उसकी बायो अवेलेबिलिटी हो जाती है। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ड्रग डिलीवर्ड इनटू टारगेटेड बॉडी एरिया पे जाएगी, जैसे ऑर्गन पे, टिश्यू पे, तो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम हो जाए। देखो यहाँ से आपकी एक तो डेफिनेशंस भी कवर हो रही है और पूरा क्लासिफिकेशन अलग से, इसमें तुम बहुत सारा कंटेंट लिख के आ सकते हो अगर ये तुम्हारा क्वेश्चन आ जाता है। पहले क्लासिफिकेशन में बता दो, और ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है फिर एक एक को अलग से डिफाइन करो। क्लासिफिकेशन में मत लिख के आना, मुझे क्या करना था यार, इजी तरीके से और जल्दी समझाना था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद नैनो कैरियर ड्रग डिलीवरी सिस्टम में नैनो पार्टिकल, लाइपोसोम्स वगैरह दिए जाते हैं। इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, यानी कि ड्रग को इंसर्ट किया जाता है एरिया ऑफ बॉडी पे, एग्जाम्पल हो जाता है इसका भी इम्प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, इसी का ही एक पार्ट है, जो क्या कह रहा है कि राइट द एडवांटेजेस ऑफ नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसी के ही क्या बताओ, एडवांटेजेस बताओ। तो देखो ये आपके एग्जाम में आना ही आना है, इसे छोड़ के मत जाना, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि रिडक्शन इन दी नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डोज। एक तो तुम डोज को भी कम कर दिया, और जो हम फ्रीक्वेंसी यानी बार बार जो दे रहे हैं वो भी
अब नहीं होगा ऐसा। क्यों? क्योंकि ये एक टारगेटेड मैनर में, कंट्रोल्ड मैनर में सस्टेन्ड रिलीज करती हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। रिड्यूस द टोटल अमाउंट ऑफ द ड्रग, ड्रग का टोटल अमाउंट ही रिड्यूस हो गया है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म यानी ड्रग हमारी जीआईटी के थ्रू जाएगी, लीवर पे जाएगी, वहां पे टूटेगी, एब्जॉर्ब होगी, तो ये सब अब नहीं होगा, डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाएंगी। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड हुआ। जीआईटी डिग्रेडेशन, कोई भी अब ड्रग जो होगी वो हमारी खराब नहीं होगी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, यानी पूरे जीआईटी से, इसोफेगस से लेकर के पूरा लार्ज इंटेस्टाइन तक। रिड्यूस टॉक्सिसिटी ऑफ द ड्रग, ड्रग की टॉक्सिसिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, वो अपना काम और अच्छे से करेगी। साइट स्पेसिफिक, जिस साइट पे हमारी ड्रग को पहुंचाना है वो वहां तक पहुंच जाएगी। और साइड इफेक्ट्स भी कम हो जाते हैं इससे। तो देखो 8 हमने एडवांटेजेस भी लिख लिए हैं, ठीक है। ये हमें अच्छे से करके आना है अपने एग्जाम में। तो इस तरीके से देखो हमारा ये क्वेश्चन भी कवर हो जाता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, डिस्कस शॉर्ट नोट ऑन फार्मेसी एज अ करियर, कि फार्मेसी जो है हमारे करियर की तरह कैसे है, बताओ फार्मेसी में क्या क्या स्कोप है, तो उसके बारे में हमें इसमें लिखना है। चैप्टर फर्स्ट से पूछा गया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसके बारे में देखते हैं। देखो पूरा टॉपिक है कि इसको एक तो फार्मेसी प्रैक्टिस या वेरियस प्रोफेशनल एसोसिएशन या फिर फार्मेसी एज अ करियर के नाम से जाना जा सकता है। तो फार्मेसी को डेवलप किया गया है, बनाया गया है ताकि एजुकेशन प्रोग्राम जो है उसको ऑर्गेनाइज किया जा सके, रिसर्च एक्टिविटी कर सके, स्प्रेड कर सके, पूरे में फैला सके अवेयरनेस को, जरूरत पे, स्कोप पे, किसकी, क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग एंड रिलेटेड मटेरियल को। तो यहाँ पे भी हम अपना जा सकते हैं कि तो फार्मेसी को हमने क्यों बढ़ावा दिया है, ताकि क्वालिटी हम ड्रग्स की मिले, है ना। ये नहीं कि कुछ भी दवा ऐसी बेची जा रही है, तो क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए। फिर फार्मासिस्ट ही ऐसा फर्स्ट पर्सन होता है हेल्थ केयर सिस्टम में जो वेरियस रोल को प्ले करता है, जैसे कि एकेडमिक फार्मासिस्ट हो गया जो कॉलेजेस में है, इंडस्ट्री में फार्मासिस्ट हो गए जो कम्युनिटी में है, सोसाइटी में है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो हमारे ड्रग को क्या कर रहा है, चेक कर रहा है ना, उन पे हेल्दी वॉलंटियर्स पे, पेशेंट्स पे, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट और वेटरनरी फार्मासिस्ट। तो हर जगह देख रहे हो फार्मासिस्ट अब है हमारा। फार्मासिस्ट क्या करते हैं, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट राइट ड्रग देना, सही दवा सही पेशेंट को एट राइट टाइम, सही समय पे, राइट डोज में, सही डोज में, थ्रू राइट रूट, सही रूट से, सही तरीके से, ठीक है। तो देखो कितने सारे राइट आ गए हैं इसके अंदर, है ना। सारा किसके लिए लिखा है, फार्मासिस्ट के लिए। अब देख लेते हैं इन्हीं ब्रांचेस को जहाँ पे फार्मासिस्ट होगा, एक तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में चला जाए वो या जनरल में। तो फार्मासिस्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा पेशेंट केयर में ताकि सेफ और इफेक्टिव यूज हो मेडिकेशन का, जैसे मेडिकेशन थेरेपी देगा, कोलैबोरेशन विद हेल्थ केयर टीम, पेशेंट काउंसलिंग, ये सारी चीजें, डिजीज को मैनेज करना। फिर उसके बाद एकेडमिक प्रैक्टिस में कि वहाँ पे क्या अपनी स्किल्स से क्या करेंगे, बच्चों को नॉलेज देंगे, स्टूडेंट्स को नॉलेज अबाउट प्रिपरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूज क्या है ड्रग्स का, प्रॉपर टीचिंग पे फोकस करेंगे एकेडमिक प्रैक्टिस में। इन हेल्थ प्रोग्राम में क्या करेंगे, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग के बारे में देखेंगे, ठीक है। और गोल अचीव करेंगे कि पर्सन को हम कैसे एक तरीके से प्रोफेशनल पर्सन जो है हमारे फार्मासिस्ट डॉक्टर, वो यहाँ पे अपना रोल प्ले करेंगे, जैसे हेल्थ मिशन में, हेल्थ कंसल्टेंट में, डॉक्टर्स असिस्टेंट की तरह हमारे फार्मासिस्ट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल फार्मेसी में हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो होता है की रोल प्ले करता है, ऑल मेडिसिन को सप्लाई करते हैं हॉस्पिटल में और इंचार्ज में, है ना, परचेज करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, डिस्पेंसिंग के लिए और क्वालिटी टेस्टिंग के लिए। तो कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर, बस वही कि फार्मासिस्ट पार्टिसिपेट करता है हॉस्पिटल में क्या करने के लिए, है ना, कि प्रिस्क्राइबिंग यानी कि जो ड्रग जो है दी गई है ये भी कर सकते हैं, और डिस्पेंसिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में, डॉक्यूमेंटेशन में। जब प्रिस्क्राइबिंग कर रहे हैं कौन, हमारे फिजिशियन, तब भी वो पार्टिसिपेट कर सकता है रोल एडमिनिस्ट्रेशन में, डॉक्यूमेंटेशन में, मॉनिटरिंग में। फार्माको विजिलेंस में भी जा सकता है फार्मासिस्ट, यानी कि ये साइंस और एक्टिविटी है जो डिटेक्ट करती है, असेस करती है, एडवर्स इफेक्ट के बारे में जो अच्छे से स्टडी करवाते हैं वो होते हैं फार्माको विजिलेंस, है ना। तो वर्ड जो है फार्माको विजिलेंस, इसका मतलब होता है फार्माकोन, जिसका मतलब है ड्रग, विजिलर जिसका मतलब होता है टू कीप वॉच, पूरा ध्यान देना ड्रग के एडवर्स इफेक्ट पे। फिर R&D में भी जा सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, यहाँ पे क्या करेंगे, नई नई कैसे एडवांसमेंट हो रही है, नई ड्रग फॉर्मुलेशन कैसे की जा रही है, तो फार्मासिस्ट अपना वहाँ भी रोल प्ले करते हैं। तो हर ये जितने भी मैंने बताए पॉइंट्स, ये सभी किसके लिए हैं, करियर के लिए हैं फार्मासिस्ट के। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में भी जा सकते हैं, उसके बाद केमिस्ट शॉप पे, मेडिकल स्टोर पे, इंडस्ट्री में, और रोल ऑफ फार्मासिस्ट का बता दिया, इंडस्ट्री में फॉर्मुलेशन बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में, क्वालिटी कंट्रोल में, क्वालिटी एश्योरेंस, सेल्स, मार्केटिंग, मैनेजमेंट में सारा फार्मासिस्ट का रोल है। देखो तुम्हें ज्यादा लग रहा होगा, हाँ मैंने ज्यादा ही लिखा है, क्यों, अगर तुम इसके अंदर से भी 2-2 पॉइंट पढ़ के जाओगे तो यार तुम उसका 0 ही इफेक्ट होगा, कम से कम 4 तो पॉइंट पढ़ के जाओ जिससे तुम थोड़ा और अच्छे से लिख के आओ, ठीक है। ये हो गया है क्वेश्चन 15 भी कंप्लीट। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज राइट
राइट ए शॉर्ट नोट ऑन करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस क्या होती है, CGMP और कंसेप्ट ऑफ कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन। तो देखो चैप्टर 6 से भी हमारा ये टॉपिक आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने के चांसेस जो हैं इसके मान लो 90% हैं, तो इसे छोड़ के मत जाना, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसके बारे में। कंसेप्ट हमारा देखो, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, तो ये क्या होती है, हम यहाँ पे कैसे कैसे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स कैसे कैसे फॉलो कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन कैसे हो रहा है, किस लिए, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, तो वही हम यहाँ पे पढ़ते हैं। CGMP रेफर्स टू द रेगुलेशन, यानी इसके अंदर रूल्स आते हैं जो कि लगाए गए हैं, एनफोर्स किए गए हैं बाय द FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, टू इंश्योर, विश्वास दिलाने के लिए, दैट द प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस, जो प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं कंसिस्टेंटली, लगातार जो बन रहा है ना, बन रहा है और हाई क्वालिटी का है, तो इसके लिए हमारी कौन रिस्पॉन्सिबल है, CGMP, है ना, जिसको फॉलो किया जाता है। दीज प्रैक्टिसेस, अब ये प्रैक्टिस क्या कवर करती हैं, सारे प्रोडक्शन के एस्पेक्ट्स, फ्रॉम दी रॉ मटेरियल से लेकर के फिनिश्ड प्रोडक्ट तक, सारा CGMP अच्छे से देख रेख करती है। इसकी की पॉइंट्स क्या है CGMP के, जो हमें पता होने चाहिए। एक तो क्वालिटी मैनेजमेंट मेंटेन करती है, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को, QMS को, पर्सनल इंश्योर, स्टाफ को विश्वास दिलाना कि जो जो प्रॉपरली अच्छे से ट्रेंड है, क्वालिफाइड हैं। फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट, मेंटेन क्लीन एंड हाइजीन मैन्युफैक्चरिंग एरियाज को अच्छे से रखो, और इक्विपमेंट जो भी हमारी वहाँ पे मशीन्स हैं सबको अच्छे से रखना। क्वालिटी मैनेजमेंट, पर्सनल, फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट। उसके बाद आ जाता है रॉ मटेरियल, यूज करो हाई क्वालिटी का रॉ मटेरियल, कोई भी जैसे ड्रग बना रहे हो, चाहे क्रीम बना रहे हो या टैबलेट बना रहे हो, तो हाई क्वालिटी का रॉ मटेरियल लो जिससे वो ड्रग तैयार होगी। मैनेज देयर स्टोरेज, उनके स्टोरेज को मैनेज करना। हैंडलिंग प्रॉपर्टी, है ना, हैंडलिंग प्रॉपर्टी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपरली। उसके बाद प्रोडक्शन, फॉलो करो डिटेल्ड रिटर्न प्रोसीजर को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए। पैकेजिंग एंड लेबलिंग, इंश्योर करो प्रोडक्ट अच्छे से पैक है, विश्वास दिलाना कि प्रोडक्ट हमारा पैक है और लेबल हुआ है करेक्टली। उसके बाद टेस्टिंग होगी, कंडक्ट टेस्टिंग, पूरे हर एक स्टेज पे प्रोडक्शन की टेस्टिंग चलती है, रॉ मटेरियल से लेके पूरी पैकेजिंग तक। डॉक्यूमेंटेशन, कीप डिटेल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है सबका अच्छे से रिकॉर्ड रखना। हैंडलिंग कंप्लेंट्स, अगर मान लो कि कोई कंप्लेंट आई है ना, तो उसको अच्छे से हैंडल करना और उसे अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना भी CGMP का काम है। प्रोडक्ट रिकॉल, अगर मान लो कोई प्रोडक्ट जो है वो खराब हमारा मार्केट में पहुंच गया है, तो उसको फिर से रिकॉल कर लेना, अपने पास बुला लेना प्रोडक्ट को अगर जरूरत है तो ये था करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के बारे में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन। चलो इसको भी देख लेते हैं। देखो कैलिब्रेशन क्या है, कैलिब्रेशन का मतलब कुछ नहीं है, ये एक तरीके का मेजरमेंट है ना। जैसे हम कोई भी ड्रग बना रहे हैं तो पहले जो मशीन है हमारी उसको अच्छे से रख लो, है ना, उसको अच्छे से सेटअप कर दो, है ना, ताकि हमारा जो रिजल्ट आए वो कैसा हो, एक्यूरेट हो या फिर प्रिसाइज हो, है ना, जिसको हम किससे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड से, है ना, और फिर उस हिसाब से एडजस्टमेंट कर दो उसमें। तो ये होता है कैलिब्रेट करना, इसी को हम कैलिब्रेशन बोल देते हैं। कैलिब्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेटअप कर लिया है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को, जो कि क्या देगा, एक्यूरेट रीडिंग देगा, है ना, प्रिसाइज मेजरमेंट देगा, किससे कंपेयर करके, आउटपुट का, बाय इट्स आउटपुट जो निकला है उसको हमें नोन स्टैंडर्ड से यानी रेफरेंस से कंपेयर करके एडजस्टमेंट करना होता है उसमें। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है देखो, एक्यूरेसी, इंश्योर मेजरमेंट अलाइन विद द नोन स्टैंडर्ड के साथ एक्यूरेसी आई है। प्रिसीजन, मेंटेन करो कंसिस्टेंट। रिजल्ट देखो, रिपीटेड ट्रायल के लिए रिपीट करते रहो जब तक हमें जैसा स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रिजल्ट चाहिए वो मिल जाए। एडजस्टमेंट, करेक्ट करने के लिए अगर कोई भी डेविएशन आया है स्टैंडर्ड से तो उसमें एडजस्ट करो, है ना, उसको सही करो। स्टैंडर्डाइजेशन, तो रेफरेंस मटेरियल का यूज करके स्टैंडर्डाइजेशन करो, यानी कंपेयर करना। क्वालिटी कंट्रोल, एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग वैलिडिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, क्वालिटी कंट्रोल करना उसका। ऐसे ही देखो वैलिडेशन होता है, बट वैलिडेशन किसका होता है, हमारे हर एक चीज का, है ना, और कैलिब्रेशन किसका करते हैं हम, इंस्ट्रूमेंट का, जिस पे कर रहे हैं वो क्या है, कैलिब्रेशन है प्रोसेस, और जिसके लिए कर रहे हैं वो क्या है, वैलिडेशन। तो वैलिडेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कंफर्म करना कि जो सिस्टम है, जो प्रोसेस हमने यूज किया है, जो मेथड यूज करे हैं, जिससे हमारा रिजल्ट आया है वो प्रीडिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन को मीट कर रहा है, यानी कि जो हमारा स्टैंडर्ड है उसको मीट कर रहा है, जिसमें क्या आ जाता है, टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम प्रोसेस टू इंश्योर एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, कंप्लायंस विद रेगुलेटरी स्टैंडर्ड। दोनों ही मिलते जुलते टर्म हैं, बस थोड़े डिफरेंस होते हैं इसके अंदर, वो भी हम अभी डिफरेंस में देख लेंगे।
एक्यूरेसी, हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू आर टू द ट्रू वैल्यू, कि कितने पास है। प्रिसीजन, रिपीटेड मेजरमेंट जो बार बार हो रहा है उसकी कंसिस्टेंसी उतनी ही बनी रहे। रिप्रोड्यूसिबिलिटी, एबिलिटी टू ऑब्टेन सिमिलर रिजल्ट, एक जैसा सिमिलर रिजल्ट मिले व्हेन द सेम एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड बाय डिफरेंट ऑपरेटर्स। अगर अलग अलग लोग जो है अलग अलग मशीन्स पे हम जो है इसको जो भी हमने तैयार किया है अगर वो उसकी क्वालिटी जो है मेंटेन है, मान लो दूसरे ऑपरेटर्स से भी कर रहे हैं, तो क्या है ये रिप्रोड्यूसिबिलिटी है कि सिमिलर रिजल्ट हमें मिले। तो हमें रिजल्ट अच्छा चाहिए, इसलिए हम कैलिब्रेशन और वैलिडेशन करते हैं। स्पेसिफिसिटी की टारगेट एनालाइट जो है उसको अच्छे से मेजर करना इस स्पेसिफिसिटी। सेंसिटिविटी, स्मॉल चेंजेस को भी डिटेक्ट कर लेना इस सेंसिटिविटी। लिनियरिटी, रिलेशनशिप जो है रिस्पॉन्स और जो अमाउंट जो एनालाइट है हमारा जिसको हमने क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं हम, इनके बीच का रिलेशनशिप जो है वो लीनियर होना चाहिए। रोबस्टनेस की जो मेथड है वो अनअफेक्टेड होना चाहिए कि वो स्मॉल वेरिएशन से अफेक्ट ना हो। स्टेबिलिटी देखेंगे, उसके बाद देखो डिफरेंस हमारा मेन है इसमें देखने के लिए कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन में। एडजस्ट करते हैं इसमें इंस्ट्रूमेंट को एक्यूरेसी के लिए, और वैलिडेशन कंफर्म करते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस को अगेंस्ट स्पेसिफिकेशन। कैलिब्रेशन में क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग को नॉन स्टैंडर्ड से, और वैलिडेशन में हम प्रोसेस को ही पूरे को वैलिडेट करते हैं, चेक करते हैं प्री डिटरमाइंड प्रोटोकॉल और क्राइटेरिया से। तो कैलिब्रेशन एक स्पेसिफिक है इंडिविजुअल मेथड के लिए, और वैलिडेशन में क्या आ जाते हैं एंटायर प्रोसेस, सिस्टम, प्रोडक्ट सबको चेक करना। कैलिब्रेशन जो होता है वो रिलेटेड टू किससे, हमारा परफॉर्म होता है ना हर टाइम पे, और ये वैलिडेशन हम तब करते हैं जब कोई चेंजेस दिखते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा डिफरेंस। ठीक है, ये हमारा इंडिविजुअल मेथड के तरीके से है और ये प्रोसेस के पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 16 भी कवर कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, नेम एनी 3 टेस्ट फॉर द इवेल्युएशन ऑफ द फॉलोइंग। पैरेंटल प्रोडक्ट को जांचना, चेक करना कि उसमें कोई कमी तो नहीं आ रही है, उसके लिए टेस्ट बताओ, और टैबलेट के लिए टेस्ट बताओ। तो चलो दोनों ही देखते हैं। इवेल्युएशन ऑफ पैरेंटल प्रोडक्ट्स को चेक करना, सबसे पहला टेस्ट होता है स्टरलिटी टेस्टिंग, कि जो भी हमारा पैरेंटल प्रोडक्ट है, पहली बात पैरेंटल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो हमारे अदर देन माउथ के रूट से दिए जाते हैं, माउथ के अलावा यानी अदर देन माउथ, जैसे कि डायरेक्ट हमारे ब्लड में इंजेक्शंस दे दिए, है ना। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे पैरेंटल प्रोडक्ट होते हैं। जो एंट्रल रूट को पार कर जाए वो होता है पैरेंटल। तो स्टरलिटी टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को चेक करते हैं वेदर, यानी कि वो प्रोडक्ट जो है हमारा फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री है या नहीं। परफॉर्म बाय इंक्यूबेटिंग, यानी सैंपल को रख के थोड़े टाइम के लिए ग्रोथ मीडिया में हम चेक करते हैं, थोड़े स्पेसिफाइड यानी कि 10 दिन, 3 दिन, 4 दिन के लिए हम रख देते हैं और माइक्रोबियल ग्रोथ को चेक करते हैं। अगर हुई तो ये टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा, और अगर एक भी ग्रोथ नहीं होती तो स्टरलिटी टेस्टिंग पास हो जाएगा। पायरोजन टेस्टिंग क्यों करते हैं, पायरोजन देखो ऐसे हमारे बैक्टीरिया का मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होता है जो अगर ये हमारी बॉडी के अंदर आ जाए तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है बढ़ा देते हैं, जिससे फीवर हो जाता है। तो फीवर को हम चेक करते हैं, चेक द प्रेजेंस ऑफ फीवर इंड्यूसिंग सब्सटेंस, जैसे पायरोजन तो हमारे प्रोडक्ट में तो नहीं चला गया है, वो चेक करना। तो कॉमनली हम किस पे परफॉर्म करते हैं, यूजिंग रैबिट का यूज करते हैं, रैबिट पे टेस्ट किया जाता है, या फिर ऑल्टरनेटिव मेथड जैसे कि लिमुलस, अमीबोसाइट, लाइसेट ऐसे कर देते हैं ताकि हम एंडोटॉक्सिन जो पायरोजन है ना उनको डिटेक्ट कर सके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में से। तो ये था पायरोजन टेस्टिंग, कुछ मुश्किल नहीं है यार, बहुत ईजी है ये भी। फिर उसके बाद आ जाता है पार्टिकुलेट मैटर टेस्टिंग, इसमें हम विजिबल या सब विजिबल पार्टिकल्स जो हैं प्रोडक्ट में उनको हम चेक करते हैं। पार्टिकुलेट यानी मैटर टेस्टिंग यानी पार्टिकल्स को चेक करना, तो या तो देख के चेक कर लो ऐसे ही विजुअल इंस्पेक्शन से, है ना, अंडर सुटेबल कंडीशन में देख के, या एंड में इंक्लूड पार्टिकल काउंट कर लो यूजिंग ऑटोमेटेड मेथड, यानी कि मशीनों वगैरह का यूज करके चेक कर लो कि कितने पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट हैं या नहीं है, उस हिसाब से टेस्ट पास हो जाएगा या फेल हो जाएगा। दीज टेस्ट आर एसेंशियल टू इंश्योर द सेफ्टी, एफिकेसी एंड क्वालिटी ऑफ पैरेंट। वही कि यार हम हर टेस्ट क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे प्रोडक्ट की सेफ्टी बनी रहे, सेफ रहे, सुरक्षित हो, एफिकेसी अच्छी हो, अपना वो रोल अच्छे से प्ले करे, काम अच्छा करे, क्वालिटी अच्छी हो, है ना, जिससे क्या होगा पेशेंट में और दिक्कतें नहीं बढ़ेंगी। तो ये था किसका, पैरेंटल के 3 टेस्ट, स्टरलिटी टेस्ट, पायरोजन टेस्टिंग और पार्टिकुलेट मैटर टेस्टिंग। अब ऐसे ही हम किसके बारे में देखेंगे, टैबलेट के इवेल्युएशन टेस्ट देखेंगे। सबसे पहला जो बहुत ही फेमस टेस्ट होता है वो होता है यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट, यानी कि हर टैबलेट का वेट जो है यूनिफॉर्म हो, इक्वल हो, यानी कि किसी टैबलेट का वेट ज़्यादा है किसी का कम। तो हम क्या करते हैं, ईच टैबलेट को बैच में से हम ले लेते हैं, ऐसा कंसिस्टेंट वेट होना चाहिए, इसीलिए हम ये टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं, हमारा एम है। टैबलेट का इंडिविजुअल वे कर लिया है हमने, उसका वेट ले लिया है, और जो वेरिएशंस जो होगा एवरेज वेट में से, है ना, उसको हम कैलकुलेट करें, यानी कि सभी टैबलेट का क्या है, एवरेज वेट निकाला, फिर जितना उसमें से वेरिएशन आया उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। तो हमें यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट के बारे में इससे पता चल जाता है
कितना वेरिएशन आ रहा है, अगर वेरिएशन ज़्यादा है तो यानी कि वो पास नहीं होगा, है ना, वो टैबलेट यूज़ नहीं होगी। फ्राइबिलिटी टेस्ट क्यों करते हैं कि हमारी जो टैबलेट है वो जो मटेरियल उसमें से निकल तो नहीं रहा, अवरेज तो नहीं हो रहा, है ना, उसमें से अलग तो नहीं हो रहा हमारा मटेरियल, ब्रेक तो नहीं हो रहा, तो इसलिए हम फ्राइबिलिटी टेस्ट करते हैं। डिटरमाइंस द टैबलेट रेजिस्टेंस, कि टैबलेट के अंदर रेजिस्टेंस कितनी है किसी भी ऑपरेशन, यानी कि उसमें से जो है घिसटने में, घसीटने में, एक तरीके से घिसड़न हो जाती है ना, अब्रेजन, है ना, उसके लिए उसके अंदर कंट्रोल है या नहीं, उसको डिटरमाइन करना, या फिर ब्रेकेज को चेक करना ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड पैकेजिंग या ट्रांसपोर्टिंग के वक्त। तो हम टैबलेट को टम्बल्ड कर देते हैं, डाल देते हैं एक फ्राइबलेटर में, है ना, और जो परसेंटेज लॉस आता है एब्रेजन की वजह से हम उसको मेजर कर लेते हैं। ये होता है फ्राइबिलिटी टेस्ट। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट क्यों होता है? चेक हाउ क्विकली, कितनी तेजी से हमारी टैबलेट ब्रेक हो जा रही है स्मॉलर पार्टिकल में जब वो हमारे किसी स्पेसिफाइड लिक्विड मीडियम में जा रही है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जाएगी तो सोचो स्टमक में गई, हमारे इंटेस्टाइन तक पहुंची तो वहां पे भी तो लिक्विड है प्रेजेंट, तो उसमें कैसे हमारी डिसइंटीग्रेट हो रही है, कितने टाइम में हो रही है, कितनी तेजी से, तो उसके लिए हम डिसइंटीग्रेशन टेस्ट को बाहर ही परफॉर्म कर देते हैं डिसइंटीग्रेटर में। टैबलेट्स आर प्लेस्ड इन ए डिसइंटीग्रेशन एपरेटस में हम उसे प्लेस कर देते हैं, रख देते हैं, और जितना भी टाइम हमें चाहिए कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन के लिए, जितना लगा टाइम, है ना, टैबलेट को टूटने में, उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इसके लिए भी हमारे फार्माकोपिया में पर्टिकुलरली दिए हुए हैं कि कितना हमारी लिमिट है, कितने मिनट में ये वाली टैबलेट डिसॉल्व होगी, डिसइंटीग्रेट होगी, ये सब चीजें। तो इस तरीके से देखो हमारा जो क्वेश्चन था 17 वो भी कवर हो गया है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? पैकेजिंग मटेरियल, यानी कि ग्लास के बारे में बताओ एज अ पैकेजिंग मटेरियल, जो कि जब हमारा कंटेनर्स के बारे में क्वेश्चन आया था स्टार्टिंग में, वहां पे हमने पूरा ग्लास के बारे में पढ़ लिया था, एडवांटेज से लेके पूरे डिसएडवांटेज तक का, तो वो उस क्वेश्चन में आपका कवर हो जाएगा। तो चलो हम अपना नेक्स्ट देखते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन सस्पेंशन एंड इमल्शन, दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ। देखो जो शॉर्ट में डेफिनेशन लिखी हुई है मेरे पास, उन्हीं से ही आपका डिफरेंस भी कवर हो जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में नहीं आए हैं, तो आपके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है, जो रिपीट नहीं हुए हैं उन्हें भी हमें देखना है। तो देखो सस्पेंशन, यानी एक तो ये बायोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है, ऐसे ही अगर हम अपनी इमल्शन के बारे में देखें तो इमल्शन भी क्या है? एक बायोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है, लिक्विड प्रिपरेशन है, तो जिसके अंदर क्या होता है, सस्पेंशन में मेडिकामेंट या ड्रग जो होती है वो इन फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल के रूप में होती है, जो पूरे में फैली हुई होगी लिक्विड के अंदर, है ना, और सेमी सॉलिड व्हीकल यानी सॉल्वेंट के अंदर। तो सॉलिड पार्टिकल यहाँ पे क्या होता है? डिस्पर्स फेस रहता है, और लिक्विड व्हीकल हमारा कॉन्टिन्यूअस फेस या फिर डिस्पर्जन मीडियम। हालांकि सस्पेंशन के केस में क्या होता है? लिक्विड ही होते हैं दोनों, क्या होते हैं? लिक्विड ही होते हैं, कि टू इमिसिबल लिक्विड्स जो होते हैं उन जिसमें से एक जो होता है वो डिस्पर्स रहता है, किसमें? दूसरे मीडियम में, डिस्पर्जन मीडियम में, यानी कि जो डिस्पर्स रहेगा वो क्या होगा? माइन्यूट ग्लोब्यूल्स। तो यहाँ इमिसिबल लिक्विड होते हैं और वहाँ इनसॉल्युबल सॉलिड इन लिक्विड रहता है, ठीक है। तो अब वही लिख रखा है, जो कन्वर्ट हो रहा है माइन्यूट ग्लोब्यूल्स में, छोटे छोटे दानों में, वो क्या है? डिस्पर्स फेज है। जो प्रेजेंट होगा स्मॉल अमाउंट में वो डिस्पर्स फेज होता है हमेशा, और जो ज्यादा जो लिक्विड जिसके अंदर ग्लोब्यूल्स फैले हुए रहेंगे, स्कैटर रहेंगे, वो क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस फेज होगा, ठीक है। अब सस्पेंशन जो है ना, वो यहाँ पे सस्पेंडिंग एजेंट यूज होते हैं सस्पेंशन को बनाने के लिए, ताकि सेटलिंग ना हो जाए सॉलिड पार्टिकल्स की विस्कोसिटी को इंक्रीज करके, बढ़ा करके, ठीक है। और इमल्शन में क्या यूज होंगे? इमल्शन को स्टेबल बनाने के लिए हम इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज करेंगे। और इमल्शन 2 टाइप्स का होता है, जबकि सस्पेंशन भी 2 टाइप्स का होता है। जो 2 टाइप्स के सस्पेंशन होंगे वो कौन से होंगे हमारे? अभी दिखाती हूँ, देखो सस्पेंशन के टाइप्स, एक फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन होगा, एक नॉन फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन रहेगा। फ्लॉक्यूलेटेड जिसमें फ्लेक्स फॉर्मेशन हो जाती है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आके नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। और ये फ्लॉक्यूलेटेड जो होता है ना, कि ये फ्लेक्स बना देते हैं और फिर वापस से रीडिस्पर्स भी हो जाते हैं। नॉन फ्लॉक्यूलेटेड या डी फ्लॉक्यूलेटेड जो होते हैं वो सेपरेट ही रहते हैं, है ना, एंटिटी में, मतलब कि वो अगर वो हार्ड केक बना देते हैं एक तरीके से और पूरे में फैले हुए रहेंगे, वापस से हमारा सस्पेंशन रीडिस्पर्स नहीं हो पाता नॉन फ्लॉक्यूलेटेड में। और सस्पेंशन को हम जब भी देते हैं तो उसमें एक डायरेक्शन लिखी हुई रहती है, क्या? सस्पेंशन शुड बी शेकन बिफोर यूज, कि उसे शेक करना है लेने से पहले। और ऐसे अब इमल्शन के टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है। और सस्पेंशन को हम ओरली और इंटरनल यूज के लिए भी यूज कर सकते हैं, जबकि इमल्शंस जो होते हैं वो हमारे जनरली टॉपिकल यूज के लिए होते हैं। तो इमल्शन ऑयल इन वाटर टाइप रहता है, एक वाटर इन ऑयल टाइप रहता है। ऑयल इन वाटर यानी कि यहाँ पे वाटर का अमाउंट ज्यादा है ऑयल में। ऑयल डिस्पर्स फेस, वाटर कॉन्टिन्यूअस फेस। वाटर जो है डिस्पर्स फेस है, ऑयल कॉन्टिन्यूअस फेस है। इमल्सिफाइंग एजेंट ऑयल इन वाटर के लिए गम, अकेशिया, ट्रेगाकैन, सोप, सेलुलोज यूज होते हैं। और
वाटर इन ऑयल के लिए हमारा वूल, रेजिन, बीज वैक्स ये सारे यूज होते हैं। तो एक्सटर्नली एज अ लोशन या क्रीम की तरह हमारे इमल्शन यूज होते हैं, बनते हैं। ठीक है, तो ये था एक तरीके से डिफरेंस के रूप में। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये प्रॉपर नोट्स में आपको मिल जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन अबाउट सीव्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ सीव्स। सीव्स यानी छलनी के बारे में बताओ, जो हमारा कौन से चैप्टर 4 में साइज सेपरेशन के अंदर आता है। साइज यानी सेपरेशन करने के लिए तो हम छलनी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये देखो वहां से टॉपिक पूछा हुआ है। तो चलो इसके बारे में भी देखते हैं। काफी इजी है, थोड़ा सा है इसके अंदर, बट पता होना चाहिए। सीव्स क्या होते हैं, सीव्स हम बनाते हैं वायर क्लॉथ से, है ना, यानी कपड़े के तार से ये बनाया जाता है विद स्क्वायर मैशेस, जिसमें क्या होते हैं मैश, यानी कि उसके अंदर छेद रहते हैं किस स्क्वायर के रूप में, है ना। जैसे हमारे घर में छलनी यूज होती है, देखो कि उसमें भी स्क्वायर्स होते हैं, बट ये वायर क्लॉथ के बने हुए होते हैं। वोवन फ्रॉम, और ये और भी तरीके से बुने जा सकते हैं, ब्रास से, ब्रोंज से, या फिर स्टेनलेस स्टील के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड्स ऑफ सीव्स के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो हमें पढ़ना, मतलब कि इससे हम कंपेयर करते हैं कि हमारी जो छलनी है वो इतनी उसकी है या नहीं, कि अगर हमें इस टाइप का सेपरेशन चाहिए तो हम इसको यूज करेंगे या नहीं। इसी के लिए कुछ रेफरेंसेस दिए गए हैं सीव्स के। तो सबसे पहला होता है सीव नंबर। सीव नंबर का मतलब है कि उसमें कितने मैशेज हैं, है ना। जो ये है, देख रहे हो ये जो स्क्वायर एरिया है, स्क्वायर जैसा, ये हमारे कितने उसमें प्रेजेंट है, नंबर ऑफ मैशेज इन ए लेंथ ऑफ 1 इंच। 1 इंच बोले तो 25.4 mm की हर एक डायरेक्शन में, हर तरफ से ये जो लेंथ है ना 25.4 mm की, 1 इंच की, तो इसमें पूरे में कितने मैशेज हैं वो हमारे सीव नंबर हो जाती है। ठीक है, उसके बाद होता है नॉमिनल साइज अपर्चर। नॉमिनल साइज अपर्चर का मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है हमारा किसके बीच में, वायर्स के बीच का जो डिफरेंस है, ये होता है नॉमिनल साइज अपर्चर इसका, है ना, जो रिप्रेजेंट करता है लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। अपर्चर की लेंथ को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, तो इसे हम नॉमिनल अपर्चर बोल देते हैं। नॉमिनल डायमीटर ऑफ द वायर। वायर डायमीटर इज स्पेसिफाइड टू गिव स्ट्रेंथ देने के लिए, है ना, एंड टू अवॉइड डिस्टॉर्शन ऑफ द सीव, यानी सीव जो है टूटे ना, उसके को अवॉइड करने के लिए हम नॉमिनल डायमीटर यूज करते हैं वायर का। फिर अप्रोक्सीमेट परसेंटेज सीविंग और स्क्रीन एरिया कितना होना चाहिए, देखो कि उसमें से जो है एरिया कितना हो कि हमारा आराम से साइज सेपरेट हो जाए। तो अप्रोक्सीमेट स्क्रीन एरिया क्या होता है, टोटल सीव का एरिया, है ना, माइनस में जो वायर ने ऑक्यूपाई कर रखा है एरिया उसमें, अपॉन में टोटल एरिया ऑफ सीव, इनटू में 100%, वो ही हमारा स्क्रीन एरिया, यानी कि जिसमें से हमारा साइज सेपरेशन होगा उसको हम अप्रोक्सीमेट परसेंटेज सीविंग एरिया बोलते हैं। खुद ही देख लो ना यार, पूरा प्रॉपर एक सीव है, मान लो पूरी छलनी है एक तरीके से, है ना। तो अब ये जो वायर है ना, इसकी इस एरिया को हटा के जो ये सिर्फ इतना एरिया है ना टोटल एरिया का, ये ही क्या होता है हमारा अप्रोक्सीमेट स्क्रीन एरिया रहता है। ठीक है, इनटू में 100% करके। अब ऐसे ही क्या होता है, एक अपर्चर टॉलरेंस एवरेज। सम वेरिएशन इन दी अपर्चर, जो हमने देखा था लेंथ, है ना, हमारे सीव की, वो स्क्वायर की मैशेस की जो लेंथ है उसमें अगर वेरिएशन आ गया है अपर साइज में, वो अनअवॉइडेबल होता है। तो अपर्चर टॉलरेंस एवरेज दिया गया है। व्हेन दिस वेरिएशन इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज इट इज नोन एज अपर्चर टॉलरेंस एवरेज, कि कितना वेरिएशन आ सकता है ना, कितना परसेंट, उसको हम अगर एक्सप्रेस करें तो उसको हम अपर्चर टॉलरेंस एवरेज कहेंगे। तो स्टैंडर्ड क्या क्या थे, देखो सीव के, सीव नंबर, नंबर ऑफ मैशेस कितने हैं 1 इंच में, और उसके बाद नॉमिनल साइज अपर्चर देखा क्या है, फिर नॉमिनल डायमीटर ऑफ द वायर, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज सीविंग, या फिर स्क्रीन एरिया कितना है, अपर्चर टॉलरेंस एवरेज। ठीक है, अपर्चर से घबराना मत, ये लेंथ की बात कर रहा है, ठीक है, इसकी जो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस कितना है वायर्स के बीच का। तो ये था सीव्स के बारे में, तो ये भी कुछ मुश्किल नहीं था। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी इंडस्ट्री। हमें हिस्ट्री बतानी है हमारे फार्मेसी प्रोफेशन की, तो चलो इसके बारे में भी पढ़ते हैं। देखो, हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। सबसे पहले फार्मेसी क्या है, ब्रांच है साइंस की जो डील करती है प्रिपरेशन, डिस्पेंसिंग एंड प्रॉपर यूज ऑफ मेडिकेशन। फार्मेसी वर्ड का मतलब ही क्या है, फार्माकोन से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है ड्रग या मेडिसिन। ठीक है, फिर उसके बाद बताया गया है प्रॉपर हिस्ट्री में, पहले फार्मेसी के बारे में बता दिया, फिर पुराने टाइम में जो ड्रग्स जो होते थे वो वेजिटेबल से, एनिमल से, मिनरल ओरिजिन से हमें मिल जाते थे, यानी आयुर्वेदा से। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन चलता था, जो डिक्लाइन हो गया था ड्यूरिंग दी मुस्लिम रूल की वजह से, है ना। अरेबिक यूनानी तिब्बी सिस्टम जब चलने लगा तो हमारा आयुर्वेदा खत्म हो गया। फिर उसके बाद वेस्टर्न सो कॉल्ड एलोपैथिक सिस्टम हमारा इंडिया में आ गया जब ब्रिटिश लोग आए, है ना।
जब उनका वहाँ पे रूल चलने लगे, है ना, जब उन्होंने राज किया तब हमारा एलोपैथिक सिस्टम आ गया। तो 1940 से पहले क्या होता, ऑल द ड्रग्स इनको हम इम्पोर्ट करते थे, हमारी ये आती थी कहाँ से, यूरोप से। लेटर कुछ ड्रग्स जो है वो हमारी अपनी कंट्री में भी बनने लग गई। फिर 1901 में क्या हुआ, 1940 से पहले का बताया तो अब उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया है। देखो, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स कैलकाटा बाय आचार्य पीसी राय ने वहाँ पे ये एस्टैब्लिश किया, बंगाल केमिकल फार्मास्यूटिकल। 1903 में स्मॉल फैक्ट्री एट पैरल बॉम्बे बाय प्रोफेसर टी के गुज्जर से। 1907 में एक एल्बेमिक खोला ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1914 से 20 में, तब सारी ड्रग्स का जो है इम्पोर्ट जो है खत्म हो गया, कट ऑफ हो गया, तब बंद हो गया। तो इम्पोर्ट ऑफ ड्रग जो है वो रुक गया, है ना, मतलब वो फिर से रिज्यूम स्टार्ट हो गया वॉर के बाद, सिर्फ उस टाइम के लिए रुका, आफ्टर वॉर फिर से इम्पोर्ट हमारा यूरोप से स्टार्ट हो गया। ठीक है, फिर मैन्युफैक्चरर अब्रॉड टुक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, जो बाहर के जो लोग थे वो हमारी इस सिचुएशन का क्या करने लगे, बहुत फायदा उठाने लगे। तो फॉरेन मैन्युफैक्चर डम्प इन्फीरियर क्वालिटी की मेडिसिन भी यहाँ पे देने लग गए, एडल्ट ड्रग की। फिर मार्केट जो है यूजलेस डिलीटरियस ड्रग्स जो है हमारी बिकने लग गई अनक्वालिफाइड मैन की वजह से। तो एग्जांपल इससे क्या हुआ, पॉइजनिंग हुई क्यूनिन की वजह से, पोटेंट ड्रग जो है आर्सेनिक एंटीमनी जैसे कंपाउंड थे उसमें, ये सब डिस्पेंस होने लग गए बिना किसी स्टैंडर्ड के। फिर उसके बाद क्या हुआ, देखो कुछ लॉज थे जो कि एस्टैब्लिश किए गए थे जो कि इनसफिशिएंट थे, जैसे कि 1878 में ओपीएम एक्ट, 1919 में पॉइजन एक्ट। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, एक ड्रग इंक्वायरी कमेटी बनी, कब, 1930 में, है ना। तो उस टाइम पे चेयरमैनशिप किसके पास थी, लेट RN चोपड़ा के पास टू सी इन दी प्रॉब्लम ऑफ फार्मेसी इन इंडिया की क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो पब्लिश करी इस कमेटी ने एक रिपोर्ट 1931 में, 1930 में बनी थी, चेयरमैन कौन थे, RN चोपड़ा। उसके बाद 1931 में पब्लिश हुई। फिर सेट ऑफ पीपल नोन कंपाउंडर कहा जाता था, जो फिल करते थे इस गैप को, भरते थे, है ना। हमसे पहले फार्मेसी से पहले क्या बोला जाता था, कंपाउंडर्स बोला जाता था। फिर रिपोर्ट जैसे ही एक पब्लिकेशन के बाद, है ना, ML श्रॉफ यानी कि प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ, जिन्होंने फार्मास्यूटिकल एजुकेशन को स्टार्ट किया था, कहाँ से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। फिर 1935 में क्या हुआ, फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन जो है एस्टैब्लिश्ड हुआ, जो कि कन्वर्ट हो गया इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन में। इसीलिए देखो एजुकेशन जिन्होंने स्टार्ट किया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, तो इसीलिए फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन किसे कहा जाता है, प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ को। 1945 में गवर्नमेंट ने क्या किया, एक बिल पास किया, लेकर आए फार्मेसी एजुकेशन के लिए। 1946 में फार्माकोपिया लिस्ट आ गई थी, है ना, किसके अंडर, RN चोपड़ा के अंडर, जिसमें लिस्ट थी पूरे ड्रग्स की इंडिया में। फिर 1948 में क्या हुआ, फार्मेसी एक्ट आया गया 1948, जो कि फार्मेसी एजुकेशन को क्या कर रहा था, रेगुलेट कर रहा था, चला रहा था, है ना, जो कि आप पढ़ोगे जूरिस्प्रूडेंस में, जो नेक्स्ट ईयर में है आपका। उसके बाद यार देखो कुछ नहीं कि 1949 में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया आ गया हमारा, है ना। देखो कब आया, पास्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे पास किया, किसके, 9 मार्च 1949 में। ये हमें ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, फार्मेसी एजुकेशन को रेगुलेट करना, रजिस्ट्रेशन अलाउ करना, फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट प्रोफेशन को रेगुलेट करना, इसके बारे में। ठीक है, तो देखो एंशियंट इरा देखा हमने, AD 1600 पहले, एम्पेरिक इरा, इंडस्ट्रियल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सारा आपकी हिस्ट्री में जो है कवर हो गया है। तो ये था हमारा हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, है ना, इन इंडिया। ठीक है, और ये तो नॉर्मल था। अब लेकिन इसने क्या किया है, फार्मेसी का हिस्ट्री जो है पूछा है इन रिलेशन टू इंडस्ट्री के रिलेशन में। तो अलॉन्ग साइड द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ साथ हमारा फार्मेसी प्रोफेशन भी चल रहा था। अर्ली डेज शुरू में क्या हो रहा था, फार्मासिस्ट कंपाउंड कर रहा था और डिस्पेंस भी कर रहा था, है ना, वही बना भी रहा था और जो है दे भी रहा था पेशेंट को स्मॉल स्केल पे। फिर इंडस्ट्री फार्मासिस्ट जो है परफॉर्म किया, बहुत सारे वर्क किए हर तरीके में, जैसे फॉर्मुलेशन को कैसे डेवलप करना है इसके बारे में, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अलग, प्रॉपर इक्विपमेंट, प्रॉपर प्रोसीजर, क्वालिटी कंट्रोल, इसके लिए अलग डिपार्टमेंट आया इंडस्ट्री में, क्वालिटी एश्योरेंस आया, ड्रग की पूरी इन्फॉर्मेशन, रेगुलेटरी अफेयर, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये सब हमारा हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन है, लेकिन किसके रिलेशन में, इंडस्ट्री के रिलेशन में। ठीक है, ये था हमने जिसमें अपने क्वेश्चन नंबर 21 में कवर कर लिया है। अब उसके बाद देखो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है, क्लासीफाई द पाउडर्स अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करो पाउडर्स को। तो चलो पाउडर को भी हम क्लासीफाई कर देते हैं, बहुत ईजी है ये भी। क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया। 5 ग्रेड्स के हमारे पास पाउडर्स हैं, कौन कौन से, सबसे पहला है क्वार्ट्ज पाउडर,
ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू ए सीव विद नॉमिनल मैश अपर्चर, यानी कि सीव नंबर 10 से जो पार्टिकल्स पास हो जाएंगे वो क्या होंगे, क्वार्ट्स पार्टिकल। नॉट मोर देन 40% थ्रू अ सीव विद नॉमिनल मैश अपर्चर ऑफ 355 माइक्रोमीटर, सीव नंबर 44। यानी कि देखो 10 से जो है स्टार्टिंग होगी पास होने की, और 44 तक जो सीव नंबर होगा हमारा, वहां तक जो पार्टिकल हमारे पास हो जाएंगे वो क्वार्ट्स पाउडर में आएंगे। जो 10 है वो 1.70 mm को रिप्रेजेंट करता है अपर्चर साइज, यानी कि जो डिस्टेंस होता है वायर का। 44 के लिए कितना होता है, 355 माइक्रोमीटर। ठीक है, ऐसे ही मॉडरेटली क्वार्ट्स पाउडर देखे तो सेम डेफिनेशन बन जाएगी, बट हम उसमें क्या लिखेंगे, ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू ए सीव विद नॉमिनल मैश अपर्चर ऑफ 710 माइक्रोमीटर, है ना, ऑफ सीव नंबर 22 एंड नॉट मोर देन 40% थ्रू ए सीव विद नॉमिनल मैश अपर्चर ऑफ 250 माइक्रोमीटर। तो देख रहे हो 250 माइक्रोमीटर यानी कि सीव नंबर 60 इज कॉल्ड मॉडरेटली क्वार्ट्स पाउडर। तो सीव नंबर जो है ना बढ़ता ही जा रहा है, सीव नंबर जितना ज्यादा उतने मैशेस जो होंगे वो उनके बीच का जो एरिया होगा वो उतना ही कम होगा। ठीक है, 22/60 हो गया, 10/44, 22/60 हमारा मॉडरेटली क्वार्ट्स पाउडर हो गया। मॉडरेटली फाइन पाउडर जो होता है 44/85 होगा, 85। 44 के लिए अब कैसे डेफिनेशन बनाओगे, देखो कितना आसान तरीका है, मैं एक से ही आपको सारे याद हो जाएंगे। ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू ए सीव विद नॉमिनल मैश अपर्चर ऑफ 335 माइक्रोमीटर and not having sieve number 44 and not more than 40% through a sieve with nominal mash aperture of 180 माइक्रोमीटर ऑफ सीव नंबर 85। तो अगर सिर्फ आप सीव नंबर भी लिख के आ जाओगे ना तब भी आपको जो है मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये होता है मॉडरेटली फाइन पाउडर। फिर से याद करते हैं इसे, 10/44 क्वार्ट्स पाउडर, ये सीव नंबर है। ठीक है, मॉडरेटली क्वार्ट्स पाउडर यानी कि 22 सीव नंबर से स्टार्ट हुआ, 60 सीव नंबर तक जा सकता है, उसके बाद और नहीं हो सकता उससे पास। तो यही होंगे क्वार्ट्स पाउडर की रेंज, इतनी हो गई। मॉडरेटली के बाद 22 दूनी 44, 60 में 2 और प्लस कर दिए, 80 85 के पास चला गया मॉडरेटली फाइन पाउडर। फिर इसके बाद आ जाता है फाइन पाउडर। ऑल द पार्टिकल पास थ्रू ए नॉमिनल मैश अपर्चर ऑफ 180 माइक्रोमीटर दैट इज सीव नंबर सिर्फ 85 के लिए हमने देखा था ना, 180 माइक्रोमीटर से पास हो जाएंगे, उसे हम फाइन पाउडर कह देंगे। वेरी फाइन पाउडर, ऑल द पार्टिकल्स जो पास होंगे सीव नंबर 120 से, उसे हम फाइन पाउडर बोलेंगे। तो ये था हमारा किसके बारे में, पाउडर के बारे में। एक बार फिर से याद करा देती हूँ, 10/44, 10 के लिए 1.70, 44 के लिए 355 माइक्रोमीटर, 22/60 710 माइक्रोमीटर, 60 के लिए 250 होता है। मॉडरेटली फाइन पाउडर 44/85, फाइन के लिए 85 होगा सिर्फ, वेरी फाइन 120। ठीक है, इस तरीके से देखो हमारा पाउडर का क्लासिफिकेशन भी कवर हो गया है। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं, डिफाइन करो प्रिजर्वेटिव और मेंशन वेरियस टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव्स के बारे में बताओ। तो चलो देखते हैं। प्रिजर्वेटिव्स क्या हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हैं नेचुरल और केमिकली, हमारे ये नेचुरल भी हो सकते हैं और केमिकली, जिनको हम ऐड करते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में, जो भी डोजेज फॉर्म बना रहे हैं, टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल चेंजेस, कि उसमें कोई भी फिजिकल चेंज आए या केमिकल चेंज आए। फिजिकल बोले तो ये नहीं कि उसकी स्टेट चेंज हो गई, तुमने लिक्विड फॉर्म में कुछ बनाया था कोई ड्रग या वो डोजेज फॉर्म, वो अब हमारी सॉलिड में हो गई। मान लो तुमने सिरप बनाया, वो जम के कैसा हो गया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है, तो उसको रोक देना ऐसे काम को। केमिकल यानी कि कुछ नया बन गया है तो उसको भी रोकना। बायोलॉजिकल यानी कि उसमें क्या हो गया है, माइक्रोबियल ग्रोथ वगैरह हो गई है। तो इन सबको प्रिवेंट करने के लिए हम अपनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में जो सब्सटेंस ऐड करते हैं, नेचुरली भी हो सकते हैं या वो केमिकल हो सकते हैं, उन्हें हम प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। इनको हम क्यों प्रिवेंट कर रहे हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ से और खराब होने से बचाने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी को अच्छा रखने के लिए। कॉमन प्रिजर्वेटिव कौन से यूज होते हैं, बेंजलकोनियम क्लोराइड, मिथाइल पैराबिन, प्रोपाइल पैराबिन, सोडियम बेंजोएट। टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव देखें, है ना, बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे बेस्ड देखें तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो ऑक्सीडेशन को रोकेंगे वो होंगे विटामिन सी, विटामिन ई, BHA, BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स देखें तो फिनॉल, पैराबिन, एराइल और एल्काइल एसिड हो गए। चिलेटिंग एजेंट होगा तो EDTA हो गया, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, सिट्रिक एसिड हो गया। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी किस बेस पे वो काम कर रहे हैं। सोर्स के बेस पे देखें तो नेचुरल एजेंट के लिए क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड भी प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, लेमन हो गया। सिंथेटिक एजेंट में सोडियम बेंजोएट, सैलिसिलिक एसिड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट, बेंजलकोनियम क्लोराइड, मिथाइल पैराबिन, सो ये सब आ जाएंगे। ठीक है, अब एंटीऑक्सीडेंट को थोड़ा और अच्छे से बता रखा है कि जो ऑक्सीडेशन को रोके, एंटी माइक्रोबियल जो माइक्रोबियल की ग्रोथ को रोके। एग्जांपल देखो वही सारे लिखे होंगे, फिनॉल, मिथाइल पैराबिन, ये सभी। ठीक है, चिलेटिंग एजेंट जो चिलेट बना लेते हैं, यानी कि जो क्रैब क्लॉ यानी जो चील सी बना लेते हैं, यानी कि जो केकड़े होते हैं ना क्रैब्स, उनके जो क्लॉ होते हैं, पंजे जो होते हैं,
उसकी तरह ये क्या करते हैं, बाइंड कर देते हैं, है ना, ग्रुप्स को, और एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं प्रोडक्ट के साथ, जिससे खराब होने से वो बच जाता है, जैसे कि इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट। नेचुरल सोर्स पे भी देखा हमने सोडियम क्लोराइड जो नेचुरली मिल रहा है, सिंथेटिक जो मैन मेड है। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा इसका, नॉन इरिटेंट हो, नॉन टॉक्सिक रहे, फिजिकली केमिकली स्टेबल हो, कंपैटिबल रहे इंग्रेडिएंट के साथ, गुड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज रहनी चाहिए उसमें, एक्ट एज प्रिजर्वेटिव की तरह एक्ट करे, एडवांटेजेस प्रोवाइड माइक्रोबियल प्रोटेक्शन, इंक्रीजेज शेल्फ लाइफ, स्टेबिलिटी अच्छी रहे, रिड्यूस रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, कॉस्ट इफेक्टिव रहे, ठीक है, सेफ्टी अच्छी बनी रहे। डिसएडवांटेज यार ये एलर्जिक रिएक्शन कर सकते हैं, टॉक्सिसिटी हो सकती है, माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, मास्किंग ऑफ कंटामिनेशन। तो देखो प्रिजर्वेटिव जो है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आने के चांसेस हैं, तो आप इन्हें अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डिफाइन एंड क्लासीफाई टैबलेट विद एग्जाम्पल, की डिफाइन करो और क्लासीफाई करो किसको, टैबलेट को एग्जाम्पल के साथ, या फिर एक्सप्लेन सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट एंड मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट को भी बताओ। तो दोनों क्लासिफिकेशन भी पूछी है और अलग से भी पूछा है, तो चलो यार इसको भी जल्दी से हम अपना कवर कर लेते हैं। नोट्स आपको प्रॉपर हमारे टेलीग्राम के चैनल पे इसके अवेलेबल हो जाएंगे। तो किसके बारे में पूछा है, टैबलेट के बारे में, तो टैबलेट से ही स्टार्ट करेंगे। टैबलेट क्या होती है, एक सॉलिड डोजेज फॉर्म है मेडिकामेंट की, जिसको ओरल एडमिनिस्ट्रेशन तो दिया जाता है, यूनिट डोजेज फॉर्म है, डोज को नंबर से लेना। प्रिपेयर कैसे करते हैं, या तो कंप्रेस करके बना दो उसको दबा के, एपीआई को एक्सिपिएंट के साथ, जैसे बाइंडर हो गया, फिलर हो गया, डिसइंटीग्रेंट हो गया। टाइप्स ऑफ टैबलेट हमारी कौन कौन सी हैं, इमीडिएट रिलीज जो तुरंत रिलीज हो जाए बॉडी में जाते ही, एक्सटेंडेड रिलीज जो लंबे समय तक रिलीज होती रहे बॉडी में, चुएबल टैबलेट जो चुई करके ली जा सके, एफरवेसेंट टैबलेट जिनको लेते ही क्या हो, CO2 रिलीज हो, है ना, जैसे सिट्रिक एसिड वगैरह वाली जो फॉर्मुलेशन होगी, इनो हो गया, जैसे एफरवेसेंट टैबलेट दे दिया है ना, हमारी जो एक तरीके से बबल फॉर्मेशन करती है। एंटेरिक कोटेड टैबलेट जो हमारी स्टमक के एसिड से खराब हो जाती है, तो उसको हम सीधा डायरेक्ट जो हमारे इंटेस्टाइन में जाके घुले तो वो एंटेरिक कोटेड हो जाती हैं। सबलिंगुअल टैबलेट हमारी जो कि टंग के नीचे बिलो दी टंग रख के ली जाएगी। बकल टैबलेट हमारी माउथ के थ्रू, ठीक है। ये सारी हम क्लासिफिकेशन ही देख रहे हैं टैबलेट की। फिल्म कोटेड टैबलेट, शुगर कोटेड टैबलेट, सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट, शुगर की कोटिंग में, फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट और मल्टी लेयर टैबलेट, ठीक है। फिर क्या कहता है, सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट और मॉडिफाइड रिलीज को एक्सप्लेन करो। देखो वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट हैं, जिसमें टैबलेट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर देते हैं ताकि कंट्रोल ड्रग रिलीज हो, जो हमारे नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का पार्ट आ जाता है, ये इंप्रूव हो जाए, इससे स्टेबिलिटी, पेशेंट कंप्लायंस बढ़ जाए। कुछ मॉडिफाइड टैबलेट बता रखी है देखो सस्टेन्ड रिलीज में। दीज टैबलेट रिलीज द ड्रग को धीरे धीरे ये रिलीज करती है, एक्सटेंडेड लंबे समय तक एक्सटेंड करके हमारी बॉडी में थेरेपेटिक लेवल को मेंटेन रखती है ब्लड के अंदर। और फ्रीक्वेंसी इससे बार बार लेने से अच्छा है, वो सारी चीजें कम हो जाती है। फ्रीक्वेंसी मतलब कई बार लेने से, है ना, उससे हम बच जाते हैं, रिड्यूस हो जाती है। तो ये था किसके बारे में, सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट के बारे में। मॉडिफाइड भी इसी के अंदर ही आ जाता है, तो ये क्या है, एक तरीके का है ना मॉडिफाइड, ठीक है। एक्सटेंडेड में भी सेम यही चीजें लिखनी होती है। फास्ट डिसॉल्विंग जो जल्दी से, फास्ट ओरल डिसइंटीग्रेटिंग भी बोलते हैं, जो तुरंत रैपिड हमारे माउथ में ही डिसॉल्व हो जाए, ठीक है। रैपिड डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, इनका ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, इंप्रूव पेशेंट कंप्लायंस, बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से देखो हमने अपना क्वेश्चन नंबर 24 भी कंप्लीट कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। इवैल्यूएशन जो है टैबलेट के वो भी कवर हो गए हैं अब, तो इसमें से ज़्यादा कुछ रह नहीं गया है। और मैन्युफैक्चरिंग इतनी पूछी नहीं जाती है, सिलेबस में भी आपके नहीं है। फिर राइट एनी 5 सेलिएंट फीचर्स बताओ 6th एडिशन के ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। तो लास्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 6th एडिशन के बारे में भी हम देख लेते हैं, ठीक है, बताती हूँ, ठीक है। 6th एडिशन देखो 2010 में आया था, श्री के चंद्रमौली के प्रेजेंस में, है ना, इन्होंने दिया था, ये पब्लिश किया था इनके द्वारा। इसमें 3 वॉल्यूम थे, जो इसमें क्या था, वॉल्यूम 1 में क्या था, हमारे नोटिस थे, प्रीफेस थे जो उसके अंदर आते हैं, IPC इंडियन फार्माकोपियल कमीशन जो है इसका पूरा स्ट्रक्चर था, एक्नॉलेजमेंट था, ठीक है। स्टार्टिंग थी बस, इसमें जनरल चैप्टर्स दिए हुए थे, इंट्रोडक्शन था। अब इसमें और चेंजेस करने के लिए क्या, इसके 3 वॉल्यूम बनाए गए होंगे। वॉल्यूम 2 भी था हमारा, देखो क्या, वॉल्यूम 2 में भी जनरल नोटिस आ गए, मोनोग्राफ आ गए, देखो डोजेज फॉर्म पे, ड्रग सब्सटेंस के ऊपर, फार्मास्यूटिकल एड्स A to M तक, है ना, जितने भी फार्मास्यूटिकल एड बोले तो बाइंडिंग एजेंट, हमारे जो भी एक्सिपिएंट हैं, मान लो B से बाइंडिंग हो गया, D से डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट हो गया, ठीक है, हमारा लुब्रिकेंट हो गया, तो सारे फार्मास्यूटिकल एड हमारे वॉल्यूम 2 के अंदर आ गए, A से M तक अल्फाबेट तक। वॉल्यूम 3 में मोनोग्राफ ऑन ड्रग सब्सटेंस तो आया, डोजेज फॉर्म पे भी आया, बट चेंजेस क्या आ गया,
एन से लेकर जेड तक और जो फार्मास्यूटिकल एड थे जो एपीआई को मिक्स करने के लिए यूज हो रहे थे वो हमारे वॉल्यूम 3 में आ गए। और इट कवर्ड यहाँ पे 2000 मोनोग्राफ्स कंप्लीट किए गए थे। मोनोग्राफ मैंने बताया था एक तरीके का डिस्क्रिप्शन है ड्रग का, जिसमें ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, स्टोरेज, यूजेस सभी चीज़ें कवर होती हैं। उसके बाद 287 न्यू मोनोग्राफ्स भी आए, 600 से ज़्यादा मोनोग्राफ जो थे वो अपडेट हुए हमारे। और स्कोप जो था फार्माकोपिया का वो एक्सटेंड होता हुआ चला गया, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी तक हम चले गए। इंडिजिनस हर्बल प्रोडक्ट भी हमने इसमें इंक्लूड कर दिया, वेटरनरी वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स भी आ गई और उनकी फॉर्मुलेशन भी हमारी 6th एडिशन तक आ गई थी। तो ये था हमारे सैलिएंट फीचर्स थे, 5 से ज़्यादा ही देख लिए हमने 6th एडिशन के ऑफ इंडियन फार्माकोपिया के। ठीक है, इस तरीके से देखो यार हमारे सारे क्वेश्चंस पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है कवर हो गए हैं, कुछ भी आपका इसमें नहीं रह गया है। साइज रिडक्शन हो गया है, डिफरेंस देख लिया है, वर्किंग देख ली है हैमर मिल की, कैप्सूल क्या होता है, हार्ड जिलेटिन सारा देखा, डिफरेंशिएट देख लिया, सिंपल मॉडिफाइड ड्रग के बारे में पढ़ा, कंटेनर्स के टाइप देखे, फार्माकोपिया के बारे में पूरा बताया, इंडियन फार्माकोपिया की हिस्ट्री भी देखी, फिर डिफरेंशिएट भी देखा, फिल्ट्रेशन, क्लैरिफिकेशन, फैक्टर्स जो अफेक्ट करे डार्सी लॉ के बारे में पूरा देखा, फ्लूइडाइज बेड रहा है। तो देखो यार इस तरीके से हमने अपने सारे क्वेश्चंस जो हैं उनको कवर कर लिया है, कुछ भी स्किप नहीं किया है। मुझे नहीं लगता यार कि कोई भी आपको इतने अच्छे तरीके से और बताएगा भी जैसे मैंने अपनी वीडियो में कवर किया है। सो गाइज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सबका भला हो, सिर्फ अपना मत सोचो। ठीक है, और इसके प्रॉपर नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। सब्सक्राइब करो, शेयर करो। सो थैंक यू।